बिहार के लड़के के लिए क्या उम्मीद है? बिहार के लड़के के लिए एकमात्र सामाजिक और आर्थिक न्याय तो की स्थापना करने प्रस्तावना में कहा गया है कि अवसर की रोजगार चुनने का, पेशा अपनाने का, बिजनेस करने का। ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक और उसके साथ साथ और भी कई वैकेंसियां निकाली हैं। लगभग 2300 सीट है और इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है। 17 मई तक आवेदन भरा जाना है और ऐसे में एक सवाल जो लगातार उठ रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से वो ये है कि जो न्यूनतम आयु है वो अगस्त 2021 की आयोग ने तय की है। ऐसे में क्या ये संवैधानिक रूप से सही है या फिर इससे अभ्यर्थियों में रोष पैदा किया जा रहा है? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जीएस और इतिहास के विशेषज्ञ, साथ ही साथ राजनीति शास्त्र के भी जानकार समीर सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो CGL 3 की वैकेंसी आई है, सचिवालय सहायक का पोस्ट है और भी कई पोस्ट है, इसमें जो न्यूनतम आयु रखी गई है अगस्त 2021, तो क्या लगता है सर कि ये कितना सही है, जबकि ये 8 साल पर आई हुई वैकेंसी है? देखिए, यह जो एज का जो सीमा रखा गया है 2 अगस्त 2021, वो बिल्कुल सरासर गलत है। गलत कई दृष्टिकोण से है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी गलत है और संवैधानिक नज़रिए से भी गलत नज़र आता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसलिए गलत नज़र आता है कि ये जो बिहार सचिवालय की वैकेंसी है वह कोई रेगुलर वैकेंसी है नहीं, नियमित वैकेंसी है नहीं। आप आठ साल पहले ये इससे रिलेटेड वैकेंसी निकाला और फिर अभी निकाल रहे हैं, तो अभी निकाल रहे हैं, फिर अगली बार आप कब वैकेंसी निकालेंगे इसकी तो कोई संभावना है नहीं, और ना आपकी तरफ से कोई जो है सो इसका स्पष्टीकरण है कि अभी हम निकाल दिया 22 में तो फिर 23 में निकालेंगे, 24 में निकालेंगे। तो होना ये चाहिए था कि जिस वर्ष आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उस वर्ष का आपको एज का कट ऑफ ईयर रखना चाहिए, ताकि अब तक जो लड़के ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको भी भाग लेने का मौका मिले। अब है कि आप अगस्त 21 का रख दिया है एज का कट ऑफ, तो अगस्त 21 के बाद जो लड़के ग्रेजुएट हुए तो वो तो लड़के अगर उनका 21 साल हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके चक्कर में तो वो इसमें भाग ही नहीं ले पाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। और अगर अभी नहीं भर पाएंगे तो फिर कब आपका वैकेंसी निकलेगा, तो तब तक वो लड़का क्या करेगा? क्योंकि अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि केंद्र स्तर की वैकेंसी कम से कम होती चली गई। भारत सरकार सारे सरकारी संस्थानों को बेचती चली गई है। तो बिहार के लड़के के लिए क्या उम्मीद है? बिहार के लड़के के लिए एकमात्र उम्मीद है कि भाई बिहार सरकार के अंदर के अधीन जो वैकेंसी निकले उसमें वो भाग ले। और बिहार के लड़के के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि यहाँ रोजगार का कोई वैकल्पिक साधन भी नहीं है, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य यहाँ विकसित हुआ नहीं अन्य राज्यों की तुलना में। तो जब व्यापार और वाणिज्य विकसित नहीं हुआ तो लोगों के लिए एकमात्र जीविका का जो महत्वपूर्ण साधन होता है वो सरकारी नौकरी होता है। और जब सरकारी नौकरी में भी आप भाग लेने का मौका नहीं देंगे तो वैसे लड़के क्या करेंगे? इतना उनके पास पूंजी नहीं है कि वो जो है सो व्यापार कर सकें। तो ये जो है, पर अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गलत है। दूसरी बात है कि अगर संवैधानिक नज़रिए से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें 2 टॉपिक्स जो पर हम चर्चा करना चाहेंगे। एक प्रस्तावना, प्रियम्बुल, जिसका दूसरा नाम आपको उद्देशिका है। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अब है कि उस आत्मा में क्या कहा गया? आत्मा में 3 प्रकार के न्याय की स्थापना की बात है कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना भारत में की जाएगी। और साथ ही साथ फिर उसी उद्देशिका में कहा गया है कि आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया जाएगा और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर हम इसे मापदंड पर देखें इस वैकेंसी को, तो आप सामाजिक और आर्थिक न्याय तो की स्थापना कर नहीं पा रहे हैं, चूँकि
विद्यार्थियों को आप अपने वैकेंसी में भाग लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। जब मौका नहीं दे रहे हैं तो उसकी अगर न तो वो compete कहाँ से करेगा, compete नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक अवस्था कैसे सुधरेगी। दूसरी बात कि सामाजिक न्याय नहीं आप उसको दे रहे हैं, क्योंकि समाज के बहुत बड़े तबका को आप भाग लेने से रोक दे रहे हैं, तो वो सामाजिक रूप से पिछड़ा रह जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा रह जाएगा, और फिर जो है आपको प्रतिष्ठा उसकी कहाँ से बढ़ रही है, जबकि प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रतिष्ठा हर एक नागरिक का बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो जब वो पढ़ लिख करके बेरोजगार रहेगा तो उसकी व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, ना उसके परिवार की बढ़ेगी, और फिर अवसर की समता भी तो आप नहीं दे रहे हैं। जिस प्रस्तावना में कहा गया है कि अवसर की समता दिया जाएगा, तो अवसर की समता कहाँ है? उसके पास डिग्री है, उसके बावजूद भी आप उसको रोक रहे हैं। फिर आगे जो है उसी प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो व्यक्ति की गरिमा कैसे बढ़ेगा? जब वो रोजगार विहीन रह जाएगा तो उसकी गरिमा कैसे बढ़ेगी? तो इस तरह से अगर हम देखें तो उद्देशिका जो कि पूरे संविधान का कुंजी है या मूल भावना है पूरे संविधान का, उस मूल भावना में ही इसको ही देखने के बाद लगता है कि यह लड़कों के साथ अन्याय है। और फिर अगर हम देखें मौलिक अधिकार पर अगर चर्चा करें तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, कहने का मतलब राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम का भी उल्लंघन है। अब आप कहेंगे कैसे? तो हम देखते क्या हैं कि अनुच्छेद 14 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो क्या कहता है? वो कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का एक समान संरक्षण राज्य उपलब्ध कराएगा। मतलब क्या कि कानून की नज़र में भारत का हर नागरिक बराबर है और कानून हर नागरिक की एक समान हिफाजत करेगा। तो यहाँ पर तो आप कानून बनाए हुए हैं कि नहीं 1 साल पीछे का आपका एज का कट ऑफ माना जाएगा। तो जो लड़के डिग्री लेके बैठे हुए हैं अभी आप वैकेंसी निकाले हैं और उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से कानून का तो एक समान पालन हो नहीं रहा है और कानून उन लड़कों को संरक्षण नहीं दे रहा है। फिर अगर हम देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 16 जो है समता के अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में, तो सरकारी नौकरी की जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें हर भारतीय नागरिक को भाग लेने का मौका मिलेगा, तो अगर वो योग्यता का मापदंड पूरा करता है। तो अगर हम देखें तो इस योग्यता के मापदंड पर फिर अगर हम आगे चलें तो स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत अनुच्छेद 19 आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें से एक ये भी है कि रोजगार चुनने का, पेशा अपनाने का, बिजनेस करने का, ये भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 देता है। लेकिन उसमें एक शर्त भी है फिर लगा हुआ कि कुछ विशेष अगर कोई सेवा है तो उसके लिए राज्य की ओर से कुछ शर्त जोड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम वकालत करना चाहते हैं तो हम वकालत तभी कर पाएंगे जब हमारे पास LLB की डिग्री होगी। हम मेडिकल पेशा अपनाना चाहते हैं, डॉक्टरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास MBBS या अदर जो मेडिकल डिग्री होती है वो होनी चाहिए। तो यहाँ आपने बिहार सचिवालय के लिए जो योग्यता का शर्त रखा है वो रखा है कि स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये लड़के तो शर्त पूरा कर रहे हैं, ये लड़के भी तो जैसो ग्रेजुएट हैं जिसको आप एज के कट ऑफ के नाम पर छांट दे रहे हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो साफ है कि ये जो आयोग है यह जो है न तो संवैधानिक आधार पर और न व्यवहारिक आधार पर ये फैसला लिए हुआ है। और एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि जब तक यही ब्यूरोक्रेट असिस्टेंट के रूप में रहते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हम ही लोग के जैसे टीचर से पढ़ करके जो है महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं, और जब तक हम लोग देखते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट असिस्टेंट के रूप में रहते हैं तब तक ये लोग भी बहुत परेशान रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सिस्टम में ये गड़बड़ी है, सिस्टम में वो गड़बड़ी है। लेकिन जब यही असिस्टेंट एक ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं तब वो इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कितना कष्ट सह करके इस पद पर हिस्सा बनने के बाद वो खुद भूल जाते हैं कि क्या स्ट्रगल करके। बिल्कुल, जैसे सिस्टम का हिस्सा वो लड़का बन जाता है वो सारी पुरानी समस्याओं को भूल जाता है, अपने सहयोगियों की समस्या को भूल जाता है, अपने समाज की समस्या को भूल जाता है।
और हमको लगता है इसलिए जो विश्व प्रसिद्ध जो सबसे फेमस दार्शनिक अब तक हुए हैं, वैज्ञानिक दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जो कथन है वो बिल्कुल सही है इन लोगों के व्यवहार को देख करके कि हालात के मुताबिक ख्यालात बनते हैं। तो जो छात्र पहले परेशान, वो छात्र ब्यूरोक्रेट बना, अब वो दूसरे छात्र को परेशान करने के लिए तरह तरह का नियम कायदा जारी करता है। उसमें भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ की इतना पिछड़ापन है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतना पलायन की समस्या है, और तब वो लड़कों की समस्या को नहीं समझ पाता है। हमारे समझ से जो है इस मुद्दे पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर किसी को भाग लेने का मौका दे। और चूंकि किसी को आप फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के इंट्रेंस टेस्ट में बैठने का मौका दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप उसको रोज़गार दे रहे हैं। आप उसको एक मौका दे रहे हैं कि भाई तुम में अगर योग्यता है तो तुम जो है वैकेंसी जो निकला है उसमें फॉर्म भर के एग्ज़ाम दो, कम्पीट कर जाओगे, तुमको रोज़गार मिल जाएगा। तो इसमें कौन भारी बात, इसमें न सरकार का कुछ जाता है, ना आयोग का जाता है। आप यहाँ के लड़कों को एक मौका दे रहे हैं कि तुम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके नौकरी ले सकते हो। इसमें आपको किस बात का डर है, किस तरह की समस्या है? और जो भी रेगुलर एग्ज़ाम होता है हमारे देश में, हाँ, उसमें भी तो एज का कट ऑफ रहता है। अब आईएएस का एग्ज़ाम देखिए, हर एक साल उसका करंट कट ऑफ रहता है, और आपका कोई रेगुलर ये एग्ज़ाम है भी नहीं, और तब आप एक साल पीछे का जो है सो कट ऑफ ले जा रहे हैं। तो मेरे समझ से यह बिल्कुल गलत है। आयोग को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए ताकि बेरोज़गारों में, नौजवानों में हताशा और गुस्सा पैदा नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने भी आयोग और सरकार से ये गुहार की है कि जो न्यूनतम आयु के लिए जो साल 2021 में अगस्त का महीना तय किया गया है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं, जो बाकी योग्यता पूरी करते हैं, वो सिर्फ न्यूनतम आयु की वजह से छट रहे हैं, वो भी वैसे में जब ये वैकेंसी 8 साल के बाद आई है, और अगली वैकेंसी कब आएगी ये शायद आयोग ने अभी तक तय नहीं किया होगा। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।